जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपीपीएससी प्री के लिए 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इतिहास के लिए यानी हिस्ट्री के हम वो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री के सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि आज से इतिहास के लिए एमपीपीएससी प्री की प्रैक्टिस सेट हम शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। पहले क्वेश्चन से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर दसराज युद्ध लड़ा गया। देखो, दसराज का जो युद्ध है ना, ये लड़ा गया है आपका जो एक नदी है परुष्णी नदी। तो परुष्णी नदी के तट पर दसराज का युद्ध लड़ा गया है। और दसराज का जो युद्ध है आपका दो लोगों के बीच लड़ा गया है। एक तरफ थे कौन? राजा भरत, ठीक। और एक तरफ थे 10 आपके कौन? आर्य और गैर आर्य, यानी 5 आर्य और 5 गैर आर्य थे। तो उनके और राजा भरत के बीच ये युद्ध लड़ा गया। और भरत की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? गुरु वशिष्ठ कर रहे थे। और इनके तरफ से 10 आर्य और गैर आर्य थे, इनके तरफ से जो कर रहे थे नेतृत्व, ये कर रहे थे विश्वामित्र। तो विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के बीच कुछ वाद विवाद के कारण ये दसराज का युद्ध हुआ है। और ये जो लड़ा गया है ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। जिसमें भरत जो है अंततः विजयी हुए थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंची जात की दुल्हन और निचले जात के दूल्हे की शादी को किस रूप में जाना जाता है। तो अगर कोई ऊंची जात की उच्च वर्ग की दुल्हन है और निम्न वर्ग का कोई दूल्हा है और इनकी शादी हो जाए, तो इसको अपन बोलते हैं क्या? प्रतिलोम विवाह। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम विवाह। लेकिन यहीं पे अगर उल्टा हो जाए, कहने का मतलब निम्न जात की दुल्हन हो जाए और उच्च जात का दूल्हा हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? अनुलोम विवाह। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद संयुक्त रूप से कहलाते हैं। तो पहले आप ये जान लो कि वेद क्या है। तो वेद का अर्थ होता है विद। विद मतलब होता है जानना, यानी इतिहास को जानने का सबसे अच्छा स्रोत जो है ना, वो वेद है, प्राचीन इतिहास को जानने का, ठीक है। तो पूछा क्या है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद 4 वेद होते हैं, जिनमें से 3 वेद ये हैं और इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी बोलते हैं। 3 है तो वेद त्रयी, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ वैदिक युग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से जो कथन है कि इस अवधि के दौरान राजा द्वारा सैन्य कमांडर के अधीन एक स्थायी सेना का रख रखाव किया जाता था, ये एकदम गलत कथन है। ऐसा कुछ नहीं होता था। जबकि ऋग्वेद के वैदिक युग में ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। और प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म जो है ना, मुख्य रूप से प्रकृति और यज्ञों की पूजा था, ये भी सही बात है। और ऋग्वैदिक समाज में नियोग और विधवा पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है, ये भी सही है। बट ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न को सुमेलित कीजिए। यानी कि आपके पास दो सूची है, कॉलम 1 यहाँ है और एक कॉलम 2 है, तो इन दोनों को सुमेलित करना है, कौन सा किसका होगा आंसर, ठीक है। चलो तो सुमेलित करते हैं। इसको मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ कि इसका क्या क्या आंसर होगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो होत्र, होत्र जो कहलाते हैं ना, ये आपके कहलाते हैं कौन? होत्र कहलाएंगे आपके, एक सेकेंड। तो होत्र बोलेंगे यहाँ में कि ऋचाओं की ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला आपका कौन कहलाएगा? होत्र कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट उद्गाता की बात करूँ तो उद्गाता जो कहलाएगा ना, ये आपका कहलाएगा साम वेद के छंदों का गायन करने वाले क्या बोलेंगे? उद्गाता बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरे की बात करूँ अथर्व की, उसको बोलेंगे तो अथर्व जो बोलते हैं ये आपका बोलते हैं यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले को बोलते हैं अथर्व, ठीक है। और पुरोहित जो होता है ना, ये यज्ञ को संपन्न कराने वाला प्रमुख होता है पुरोहित, इसको बोलते हैं। आई होप चारों चीज़ें आप समझ गए होंगे कि अगर यज्ञ को कोई संपन्न करा रहा तो उसे क्या बोलोगे? आप पुरोहित बोलोगे, ठीक है। यजुर्वेद के मंत्रों को पाठ करने वाले क्या बोलोगे? तो इसे आप बोलोगे अथर्वयु। क्या बोलोगे? अथर्वयु, ठीक है। इसके अलावा है कि ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला कौन कहलाएगा? तो ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करेगा होत्र। और सामवेद की छंदों का जो गाना गाएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा? तो इसे आप बोलोगे
उद्दाता। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि संभवतः सबसे लोकप्रिय सभा कौन सी थी जिसमें प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को भी पुरुषों के समान दर्जा था, यानी कि महिला पुरुष को समान दर्जा था, वो वैदिक काल का कौन सा लोकप्रिय सभा थी? तो वैदिक काल की एक सभा थी जिसका नाम था विदथ। तो विदथ में महिलाओं और पुरुषों को समान दर्जा दिया जाता था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संदर्भ में भगदुद, संगाहित्री और अक्षवापा शब्द किससे संबंधित है? तो भगदुद, संगाहित्री और अक्षवापा ये शब्द है ना, ये संबंधित हैं आपके राजस्व प्रणाली से। तो राजस्व प्रणाली के शब्द हैं, जैसे संग्रहाता, कर का संग्रह करना, और भगदूत और अक्षपापा, ये तीनों चीज़ें जो है ना उनके विश्लेषण से संबंधित है, कर वगैरह की। अगला है, सबसे पहले काशी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो काशी का उल्लेख जो है सबसे पहले मिला है आपका कहाँ? ऋग्वेद में। कहाँ मिला है? ऋग्वेद में। और ये 16 जनपद में से एक है काशी, जिसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? वाराणसी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर वैदिक काल के संबंध में गलत है? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ना, कि भागदूत खेलों और वनों के आधिकारिक कार्यवाहक थे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये करों के राजस्व से संबंधित थे। कौन? भागदूत। अभी थोड़ी देर पहले देखा कि कर के राजस्व से संबंधित थे, खेल वगैरह से नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आपके ये ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं की लड़ाई, जिसको आप दसराज युद्ध कहते हैं, किसके नेतृत्व में सुदासा के खिलाफ लड़ी गई थी? तो याद रखना कि ऋग्वेद में दसराज का युद्ध हुआ था, तो इसमें 10 राजा जो थे ना, तो ये विश्वामित्र उनके तरफ थे। जो 10 राजा थे, जिसमें 5 जो थे आपके आर्य थे और 5 गैर आर्य थे, और वशिष्ठ जो है भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें भारत की जीत हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका बिहार में है, इसमें अध्ययन किया था हेनसांग ने। हेनसांग वही है जो चीनी यात्री सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेनसांग ने डॉट के शासनकाल के दौरान थानेसर का दौरा किया। तो चीनी यात्री जो हेनसांग है, सीधी सी बात है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में घूमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो ये है इधर विदेशी यात्री और इधर है उनका भारत में भ्रमण का वर्ष। तो इसमें से आप देखोगे तो फाहयान का जो लिखा हुआ है बिल्कुल सुमेलित है, कि फाहयान का जो है आपका 399 से 414 ईस्वी में फाहयान आया था, ये सही बात है। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट है हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 से 45 ईस्वी में, सही बात है। इत्सिंग जो है ना, ये आपका 671 से 695 तक था, ना कि 679, यानी ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अल मसूद सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम जो है ना, ये लिखा गया था आपका फाहयान के द्वारा, जो चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो फाहयान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया? तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य समृद्धि और संपत्ति का जो उल्लेख किया था, उसका नाम था क्या? फाहयान। सॉरी, फाहयान नहीं होगा, सुलेमान होगा। सुलेमान ने किया था, तो सुलेमान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति का वर्णन किया था सुलेमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, निर्देश वाला क्वेश्चन है। निर्देश क्या दे रहा है कि 2 कथन हैं आपके, इन कथनों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सी बात सही है। देखो, पहला कथन क्या है कि मैग्नेस्थीस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते थे और भव्यता में रहते थे, पहला कथन है। दूसरा कथन है इंडिका, जो मैग्नेस्थीस ने लिखी है, उल्लेख करती है कि राजा एक स्वेच्छाचारी शासक था और असीमित शक्तियों का स्वामी था। तो इनमें से अब बताना यह है कौन कौन से कथन सही थी स्कूटों के हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका कथन 1 असत्य है और कथन 2 जो है ना सत्य है। यानी कथन 1 असत्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते थे, ये गलत बात है। नेक्स्ट जो इंडिका उनकी कहती थी कि स्वेच्छाचारी थे, असीमित शक्तियों के स्वामी, ये बिल्कुल सही बात है। तो पहला कथन गलत, दूसरा सत्य। नेक्स्ट है, तहकीक ए हिंद को विदेशी यात्री अल बरूनी ने लिखा हुआ है, एक ... विद्वान था।
तो विदेशी यात्री जो अल बरूनी है ना, ये एक फारसी का प्रसिद्ध विद्वान था, ठीक है, और इसने तहकीक ए हिंद लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय व्यापारियों को सक्रिय योगदान के लिए मैग्नेस्थीज, फाहियान, हुयांग अल बरूनी, इब्न बतूता आदि जैसे प्राचीन यात्रियों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए निम्न में से किस नाम का उपयोग किया गया। तो इन सब जो विदेशी जो भी लेखक वगैरह थे ना, इतिहासकार, इनने भारतीय उपमहाद्वीप को जो नाम दिया है ना, ये नाम दिया है सोने की भूमि या स्वर्ण भूमि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कालानुक्रमिक रूप से भारत आने वाले यात्रियों की निम्न यात्राओं की व्यवस्था कीजिए। तो काल के अनुसार सबसे पहले कौन आए ये बताना है। तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो 1 3 2 4 का क्रम मुझे बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका कौन हो जाएगा, इसमें से फाहियान हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा कौन सा, अल बरूनी, फिर हो जाएगा मार्को पोलो तीसरा, फिर चौथा हो जाएगा डुटर्टे बारबोसा। तो 1 3 2 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। तो भारत में जो बौद्धों के धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया था ना, उसका नाम था हेनसांग, और हेनसांग को ही चीन वाले मूल नाम क्या था उसका, जुआनझांग। तो जुआनझांग बोलो चाहे हेनसांग बोलो, जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, उसने भारत के बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, हेनसांग ही जुआनझांग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद प्रकृति में राजशाही नहीं था। तो महाजनपद इसमें से प्रकृति में राजशाही जो नहीं था वो शाक्य था, शाक्य नहीं था। मगध के निम्नलिखित शासक और उनके शासन क्रम को जमाइए, यानी उनका शासन और शासन क्रम सबसे पहले कौन आए ये बताना है। तो इसमें से अगर आप देखोगे जो सबसे पहले अगर आप पाओगे तो सबसे पहले आया कौन आपका, बिंबिसार। कौन, बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन आया, फिर बिंबिसार के बाद आया है अजातशत्रु। कौन आया, अजातशत्रु। अजातशत्रु दूसरे नंबर पे। फिर आया कौन, 2 4 कहीं क्रम बन रहा, हाँ यहाँ बन रहा। फिर उसके बाद आया बिंदुसार, फिर चौथे नंबर पे अशोक आया है, ठीक है। तो लास्ट में अशोक होगा, उसके पहले बिंदुसार, सबसे शुरू में आपका कौन सा हो जाएगा, बिंबिसार, ठीक है। यानी 2 4 1 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि बौद्ध और जैन धर्म किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है। तो बौद्ध और जैन धर्म के जो ग्रंथ है ना, उन ग्रंथों का नाम बताना है। तो उन ग्रंथों का नाम है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, यानी ए और बी दोनों, इन दोनों को मिला के इनमें 16 महाजनपदों का क्या है, उल्लेख है। तो दोनों इसका राइट आंसर होगा। अगला है महाजनपद युग के दौरान बज्जियों की राजधानी कहाँ थी। तो बज्ज की राजधानी वैशाली थी। कहाँ थी, वैशाली। तो वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। महाजनपद, देखो एक तरफ महाजनपद है और बताना यह है कौन सी नदी के पास ये महाजनपद थे। तो इसमें से सही वाला बताना है। तो अगर मैं इसमें से बात करूं तो एक सेकंड, तो इसमें से आई थिंक लग रहा है कि बज्ज जो है ना, बज्ज गंडक नदी और मगध जो है सोन नदी, ये सही लग रहे हैं दोनों। जबकि अवंती उज्जैन में सरयू नदी तो है नहीं, कौशल में बेतवा नदी नहीं है। तो ये दोनों आपके ऑप्शन 1 और 2, यानी केवल 1 और 2 जो है ना सुम्मिलित हैं। तो 1 और 2 राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में निम्नलिखित में से किस नदी को अलेक्जेंडर और उनकी सेना पार नहीं कर पाई। तो अलेक्जेंडर और उसकी सेना जो है ना, भारत की नदी है जिसका नाम है हाइफासिस। ये नाम यूनानियों ने दिया है, जबकि मूल नाम हाइफासिस का नदी का क्या था, ब्यास नदी। ब्यास नदी जो पंजाब से निकलती है, इसको पुराणों वगैरह में बिप्सा भी बोला गया है, प्राचीन में बिप्सा। और ब्यास नदी जो है इसी को हाइफासिस नदी बोलते थे, कौन, यूनानी। तो अलेक्जेंडर और उनकी सेना जो है ब्यास नदी या हाइफासिस नदी को पार नहीं कर पाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य सम्राट जो है बिंदुसार के शासनकाल के दौरान कौन सा वैचारिक दर्शन फला फूला। तो बिंदुसार जो कि मौर्य साम्राज्य का शासक था, इसके दौरान जो है आजीव विकास जो है ना, इसका वैचारिक दर्शन हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रमिक क्रम में सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले जो है ना कालानुक्रम में अगर मैं बात करूँ इसमें से, तो सिकंदर की मृत्यु सबसे पहले हुई थी, ठीक है। इसके बाद ये सब लोग आए हैं। नेक्स्ट है उनकी उत्पत्ति की वास्तविक कहानी अज्ञात है और उनके जन्म के बारे में कई कहानियाँ बताई गई हैं।
उन्होंने कई युद्धों के बाद लगभग 321 ईसा पूर्व में मगध के राजा घनानंद को हराया। ये संवादित विवरण किसका है? तो सीधी सी बात है, मगध के राजा जो है ना घनानंद, इसको किसने हराया था? तो इसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य वंश की आई थिंक स्थापना वगैरह भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अशोक का धम्म मुख्यतः 14 शिलालेखों में अंकित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक द्वारा प्रचारित धम्म नहीं है? तो 14 शिलालेख जो है ना अंकित है अशोक के धम्म में, और इसमें से एक अशोक का धम्म में नहीं है प्रचारित। तो अशोक का जो धम्म है इसमें एक बात नहीं लिखी गई है कि युद्ध के समय सभी को राजा का अनुसरण करना चाहिए। ये जो है ना उनके धम्म में बातें नहीं है, बाकी बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय यूनानियों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से यूनानी जो हैं भारत में आके सिक्के जारी किए थे, तो उसमें से गलत कथन को बताना था। तो इसमें से जो गलत कथन आपका हो जाएगा कि उन्होंने अपने जारी करने वाले प्राधिकरण के बारे में न्यूनतम विवरण दिया था। ये गलत बात है। ठीक है, उनने विवरण दिया था प्राधिकरण के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शक साम्राज्य के शासन में क्षेत्रपाल रूप की मुख्य विशेषता थी? तो क्षेत्रपाल की जो मुख्य विशेषता थी शक संबंध के शासनकाल में कि एक महाक्षत्रप और एक क्षत्रप की संयुक्त शासन होगा। क्या होगा? एक महाक्षत्रप और एक क्षत्रप का संयुक्त शासन होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने शक राजा नहपान को पराजित किया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया? तो सातवाहन शक्ति के जो दक्षिण भारत की प्रमुख राजवंश है, तो इसके थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, और ये बहुत ही प्रमुख सातवाहन वंश के संस्थापक तो नहीं थे, लेकिन ये प्रमुख राजा थे। ठीक है, प्रतापी राजा थे जिनने शक राजा नहपान को हराया था गौतम पुत्र सतकर्णी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का वर्णन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कश्मीर के राजाओं का जो वर्णन मिलता है वंशावली वगैरह, वो कल्हड़ की राज तरंगिणी में मिलता है। तो राज तरंगिणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्षेत्रीय साम्राज्य और उनके शासक दिए हैं और इसमें से बताना है कौन सही है। देखो, तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4 यानी चारों सही लिखे हुए हैं। कैसे? गुजरात का राजा थे अजीत सिंह, बिल्कुल सही बात है। मालवा के सवाई जय सिंह सही है। भरतपुर के सूरजमल, हैदराबाद के चिनकिज खान, चारों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद की स्तंभ शिलालेख के बारे में जाना जाता है। इससे हमें जानकारी प्रदान होती है कि उपलब्धियों के बारे में। तो याद रखना, समुद्रगुप्त जो है ना, इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्त थे, जिसमें हरिसेन आई थिंक थे, जो प्रसिद्ध कवि थे। इनकी हिदरराज दरबारी हरिसेन, उनके द्वारा ये बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि जो दान में दी जाती थी उसे अग्रहार बोलते थे गुप्त काल में। गुप्त काल भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो संगम साहित्य के बारे में इनमें से जो कथन सही आपका नहीं है वो है कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को एकजात था। ये गलत बात है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण कोई एकजात नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल राजवंश का जो अंतिम शासक था वो बताना है। दक्षिण भारत के सबसे महान शासकों में चोल को माना जाता है, और इसमें से राजेंद्र चोल जो है ना, ये आपका 3 ये करके चोल राजवंश का अंतिम शासक था, राजेंद्र चोल 3। नेक्स्ट है, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण वंश का जो संस्थापक था वो वसुदेव था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वसुदेव कर्ण वंश का संस्थापक था। तो ये थे टॉप 40 क्वेश्चन MPPSC प्री के लिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के सेगमेंट के। ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।